हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशान स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त ज़बरदस्त होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपी ट्रिपल पीईटी में 5 नंबर विज्ञान से आने हैं। उन 5 नंबर को फिक्स करने के लिए आपकी ये श्रृंखला चलाई जा रही है और ये श्रृंखला 10 या 15 श्रृंखला इसकी रहेगी। 10 पार्ट 15 पार्ट इसके रहेंगे और उसमें करीब आपको 750 या 800 प्रश्न कराए जाएंगे। उससे रिलेटेड ही सारे एग्जाम में फंसेंगे। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें इधर तक पढ़ाई जाती हैं, ऐसा कुछ यहाँ नहीं होगा। मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, वो आपको पढ़ाता भी हूँ, तो इसलिए आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो आइए शुरू करते हैं श्रृंखला पार्ट 1 की। ठीक है, चलिए। पेनिसिलिन, जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, कवक से, शैवाल से या बैक्टीरिया से? बताइए सर। पेनिसिलिन जो हम लोग प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? ठीक है, पेनिसिलिन जो है यह जीवाणुरोधी दवाओं का एक समूह है। ठीक है, जो जीवाणु की एक निश्चित श्रृंखला पर हमला करता है। इसे पेनिसिलियम कवक भी कहते हैं। इसको, जैसे जो पेनिसिलिन है, इसको पेनिसिलियम कवक, पेनिसिलियम कवक भी इसको बोला जाता है, पेनिसिलियम कवक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इससे जो है पेनिसिलिन बैक्टीरिया जो है कि कोशिका भित्ति जो में हस्तक्षेप करके काम आता है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय जो है, अगर आपसे कभी पूछे कि पेनिसिलिन खोज किसने किया था, तो ये खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने जो है इनकी खोज की थी, किसकी? पेनिसिलिन की। और ये होता क्या है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा क्या है? शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों तथा दांतों में संग्रहित है? 99%, 90%, 94%, ऑप्शन डी 85%। बताइए कितना सही इसमें है। देखिए, शरीर के कैल्शियम का लगभग जितना, जैसे शरीर हमारा है, बॉडी पूरी है, तो उसका कैल्शियम का लगभग 99% जो है ये आपका सृजित है हड्डियों और दांतों में। ठीक है, जबकि 1% जो है, जो 1% इसमें बच रहा है, वो रक्त, समझिएगा, जो 1% बच रहा है रक्त, मांसपेशी या अन्य ऊतक जो है, अन्य ऊतक, उनमें संग्रहित होता है। बात क्लियर है। कैल्शियम एक खनिज है जो अक्सर स्वस्थ हड्डियों और दांतों से जुड़ा होता है। यह रक्त को थक्का जमाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त को थक्का जमाने में कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेसिकली यहाँ पूछा गया हड्डियों और दांतों में कितना % संग्रहित होता है, तो 99% संग्रहित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्या है? यहाँ जीका गलत लिखा हुआ है, जीका वायरस है। क्या है? जीका वायरस मनुष्य में किसके माध्यम से प्रेषित हो सकता है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी चमगादड़, ऑप्शन डी बत्तख। बताइए सर, किसके? जीका वायरस अभी बहुत चर्चा में था। जीका वायरस, अभी कोरोना वायरस आया, फिर उसके बाद जीका वायरस चर्चा हुई थी। तो जीका वायरस मनुष्यों में जो है किसके माध्यम से फैलता है, ये आपको बताना है। बेसिकली जो जीका वायरस है ये मच्छरों से फैलता है। ठीक है, किस मच्छर से फैलता है ये भी प्रश्न बनता कभी, तो ये एडीज मच्छर से फैलता है। किससे? एडीज मच्छर से ये फैलता है। एडीज मच्छर के काटने से ये फैलता है। ठीक है, पहली बार जो है इसकी खोज, जो पहली बार जीका वायरस की खोज है, वो 1947 में जो है युगांडा में बंदरों में की गई थी। किसमें? बंदरों में की गई थी। बंदरों में की गई थी। बात क्लियर है, बंदरों में की गई थी। बाद में जो है 1952 में युगांडा प्लस संयुक्त गणराज्य जो तंजानिया है, तंजानिया द्वारा जो है कहाँ पे, किस पे खोजी गई? मनुष्यों में। किसमें? मनुष्यों में खोजी गई। बात क्लियर है। तो ये बेसिकली मच्छर काटने से होता है, एडीज मच्छर काटते हैं। अब जो है इसमें बस इतना ही पूछा जाता है आपसे। बात क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, क्लोरोफिल है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए सर इसमें क्या सही होगा। देखिए, अगर हम इसकी बाकायदे समीकरण के माध्यम से सारी चीज़ें करें तो आपको पता है 6CO2 प्लस 12H2 ये क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पर जो है, तो ये बनता क्या है? ये बनता है C6
H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, ठीक है, ये बनता है। बात क्लियर है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे जल जो है मिलता है। तो बेसिकली ये उपचयन के माध्यम से ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, इसके माध्यम से क्या प्राप्त हुआ हमको। तो अब देख लीजिए इसमें क्या प्राप्त हुआ, C6H12O6, ये किसका फार्मूला है, तो ये ग्लूकोज का फार्मूला। किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ग्लूकोज, ऑप्शन बी दिख रहा है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2 के जो H2 है जल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सूर्य के का प्रकाश क्लोरोफिल पड़ता है तो ये ग्लूकोज बना देता है ना, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोला जाता है, ग्लूकोज बनाता है। उसके बाद 6O2 और 6H2 जो जल होता है बाहर आ जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक उपचयन, ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन की क्रिया है। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो है ग्लूकोज के निर्माण में हो जाता है। बात क्लियर है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 5वां नंबर। 5वां क्या है, भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1950, 1954, 1955 में और 1968 में। बताइए सर कब जो है इसका काम हुआ था। क्योंकि जैसे हम लोग सुनते हैं कि भोजन, जैसे आप पता लगा किसी होटल में खाने जा रहे हैं, वहाँ पे कभी कभी आप खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग मतलब उस खाद्य में कुछ मिलावट रही होगी या जो है पुराना रहा होगा, तो उसके लिए जो है रोकथाम करने के लिए, जैसे दूध, आप नॉर्मली दूध यूज में लेते हैं तो उसमें देखते हैं पानी मिला दिया जाता है। तो वो दरअसल पानी मिला, तो अगर उसका हम उस पर विरोध करें, जांच करें उसके, तो फिर वो इनके अंतर्गत जो है सजा का प्रावधान किया गया है। तो भारत सरकार ने जो है 1954 में जो है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, यही खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो है अधिनियमित किया था। और यह अधिनियम जो है, यह अधिनियम जैसे अधिनियमित तो कर दिया, और यह अधिनियम जो है 1 जून 1955 को जो है पूरे भारत में लागू किया गया। पूरे भारत में लागू किया गया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया। बात क्लियर है। तो पूछा रहा अधिनियमित कब किया गया, ठीक है। अब अधिनियमित पूछेगा तो आप मारेंगे क्या, अधिनियमित पूछेगा तो आप 54 मारेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि पूरे भारत में लागू कब किया गया तो आप 55 बताएंगे। बात क्लियर है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का उद्देश्य जो भोजन में मिलावट की रोकथाम के लिए प्रावधान है। बात क्लियर है। तो जो रोकथाम, जो मिलावट हो रही है, ठीक है, इसके लिए रोकथाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। छठा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले खानों में विस्फोट का कारण बनती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो H2S इसको बोलते हैं, इसको N2O बोलते हैं और इसको CH4 बोलते हैं। बात क्लियर है। देखिए अब होता क्या है, जैसे अगर हम बात करें H2S की, तो ये H2S जो है ये अब आप नाम सुने होंगे, अंडे, सड़े अंडे की तरह से महकती है, सड़े अंडे की तरह से महकती है, ठीक है। N2O आप नाम सुनोगे, हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली। थोड़ा सा अंगुली खराब है इसलिए भाई इसको अच्छे से रख के लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका आता है ये मीथेन के विषय में आप समझ लीजिए। मीथेन जो है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, अत्यधिक ज्वलनशील और अत्यधिक विस्फोटक हानिकारक गैस है। ये हानिकारक विस्फोटक गैस है, हानिकारक विस्फोटक गैस है। यह प्राकृतिक रूप से कोयले की परतों, इसका जो उपयोग है ये कोयले की परतों और शैलों के निक्षेपों में किया जाता है, शैलों के निक्षेपों में किया जाता है, ठीक है। यह गैस मुख्यतः कोयले खानों में विस्फोट कारण बनती है। इसके दहनशील विस्फोटक या जहरीले गुणों के कारण ही खानों में इसे फायर डैम्प कहते हैं। जो मीथेन है, जिसे पूछा जाता है कभी फायर डैम्प, तो बेसिकली फायर डैम्प जो है, फायर डैम्प वो इसी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर चलते हैं। 7वां क्या भैया, 7वां है पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है।
ऑप्शन ए तरल, गैसीय, ठोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका है। देखिए अगर हम बात करें किसका घनत्व न्यूनतम होता है, तो अगर बात करते हैं ठोस का, तो जो ठोस होती है मेरे भाई, इसका घनत्व तो अधिकतम होता है। ठोस का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया पहली बार। ठोस का घनत्व तो अधिकतम होता है, ठीक है। उसके बाद ठोस इकाई का आयतन, चूंकि ये द्रव्यमान भी अधिक धारण करती है, इसका भी होता है। तरल की बात करते हैं तो इसका भी लोहे से हल्का से ज़्यादा होता है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो जो गैसीय पार्ट होता है, कौन सा आपका जो गैसीय पार्ट होता है, गैसीय, इसका जो गैसीय होता है इसमें घनत्व बिल्कुल न्यूनतम होता है। घनत्व उस पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, तो इसका द्रव्यमान भी कम होता है और उसका आयतन भी आपका कम होता है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो है ठोस और तरल के ज़्यादा वो होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से एक इस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रोपेन, एथिलीन, मिथिलीन या इथेन, किसका प्रयोग किया जाता है भैया? जो अगर बात करें हम असमय फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखिए अगर हम बात करें प्रोपेन, तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इनका प्रयोग गैस जो एलपीजी होता है, एलपीजी, इनमें किया जाता है। एलपीजी में जो है प्रोपेन ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फल को पकाने के लिए जो है आपका एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन का प्रयोग जो है ये फल को पकाने के लिए किया जाता है। इसमें एथिलीन गैस, कैल्शियम कार्बाइड से मुक्त एसिटिलीन गैस और एथेफोन का प्रयोग व्यावसायिक रूप से फलों का असमय पकाने के लिए किया जाता है। लोरिक एल्कोहल को, केले को, जिसे अगर आपसे पूछे केले को पकाने के लिए, तो लोरिक एल्कोहल उसमें प्रयोग किया जाता है। मतलब ये हमारे लिए हानिकारक ही है जो हम ऐसे खा रहे हैं। लोरिक एल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, एथिलीन का प्रयोग कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर पूछा क्या गया है, कौन सा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या ऑप्शन डी इस्पात। बताइए इसमें से क्या होगा, कौन सा लोहा सबसे शुद्ध होता है? देखिए अगर हम बात करें सबसे शुद्ध लोहे की, तो सबसे शुद्ध लोहा जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। कौन सा होता है? इसमें सबसे शुद्ध लोहा जो होता है वो पिटवा लोहा होता है, ठीक है। इसमें लगभग 0.12 से 0.25 तक जो है ये कार्बन होता है। लोहे की शुद्धता को उसके कार्बन की मात्रा के आधार पर ही आपते हैं। तो बेसिकली सबसे शुद्ध लोहा आपका पिटवा लोहा होता है और इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किस रसायन को मृत्तिका का विट्रियल भी कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियल, इसको मृत्तिका का या ऑयल ऑफ विट्रियल, ऑयल ऑफ विट्रियल भी बोलते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट। बताइए सर इसमें क्या सही होगा। अगर हम बात करें ऑयल ऑफ विट्रियल की, तो इसका सही फॉर्मूला जो होता है वो होता है Al2SO4, Al2SO4 थ्राइस। ये इसका जो है इसको हम कहते हैं मृत्तिका चिकनी मिट्टी का, जो है मृत्तिका चिकनी मिट्टी का विट्रियल भी इसको कहा जाता है। मृत्तिका में देख रहे हैं कि एल्युमिनियम की मात्रा जो होती है, एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और यह सुघट्ट अवस्था में पाया जाता है। तो अब इसमें देख लीजिए Al2SO4, तो अब इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मतलब आप फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर चलते हैं। क्या भी है, निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित होते हैं? पराबैंगनी, दृश्य, रेडियो या गामा किरणें। बताइए कौन सी किरणें हैं जो अवशोषित होती हैं? देखिए अगर हम बात करें वायुमंडल के जैसे हम इस दिन आपको बताए थे कि आपका जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आपका यहाँ से आयन मंडल आता है, उसके बाद आपका बहिर्मंडल आ जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जो पराबैंगनी, जो इसमें अगर हम बात करते हैं किसकी, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत, तो ओजोन परत आपकी जैसे यहाँ पे अगर क्षोभ मंडल है, यहाँ पे आपका क्षोभ मंडल है, तो ये आपका समताप मंडल है, ठीक है। समताप मंडल ये आपकी ओजोन परत है, ठीक है। पूछ रहा है कि किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित तो होती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा जो है अगर यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जैसे यहाँ पे आप कभी कभी सुनते हैं जो अंटार्कटिका का द्वीप है वहाँ पे जो है अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, तो इसलिए अब वहाँ पे जो ग्लेशियर का हिमस्खलन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, बेसिकली वही कारण है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज, उनका जो है
अवशोषण, ये आपका इसमें हो जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो होता है ये आपका पराबैंगनी किरणें होता है, ठीक है। ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें जो है ये हो जाती हैं। रेडियो किरणें, या रेडियो किरणें तो जो है बहिर्मंडल में अपना सब करती हैं, है ना। जैसे हम आपको बताए थे ना, ये EIOST, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर में जो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब और बाकी चीज़ें अपना इधर हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सामर्थ्य, शक्ति, संवेग या ऊर्जा, ठीक है। बताइए सर इसमें क्या सही होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं शक्ति की शक्ति, ठीक है। अगर हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति इसमें जैसे अगर ऊर्जा संरक्षण के नियम, पहली बात तो ये समझिए कार्य करने की क्षमता यहाँ बात हो रही, मतलब इसमें ऊर्जा नष्ट होगी, ठीक है। तो अगर कार्य करने की क्षमता किसी के अंदर है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी पिंड की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऊर्जा का जो संरक्षण नियम होता है वो कहता है। ऊर्जा कई रूपों में मौजूद है, जैसे उसमें ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है, अगर कभी आपसे पूछे ऊर्जा का एसआई मात्रक तो आप जूल बताइएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये इंजन आपको स्टार्ट करना है, तो उसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या है? ऊर्जा ना तो, जैसे अभी ये है, ठीक है, यहाँ पे है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसका रूप जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है और इसको संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछे कि जो है सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, तो सामर्थ्य का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट, ठीक है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। और अगर आपसे संवेग का मात्रक पूछे तो आप बताइए इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बात क्लियर है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक इकाई है? देखिए ये आपसे वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ऐसे एग्जाम में जैसे आप जूनियर स्टूडेंट आपको 27 को है, तो वो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। एम्पियर, किलोवाट आवर, वाट, जूल, ठीक है। तो सर आइए देख लेते हैं इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम एम्पियर की बात करें तो ये किसका है? विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का है ये, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वाट की, ठीक है, वाट की अगर हम बात करते हैं तो वाट जो है ये आपका शक्ति का मात्रक, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े इसको। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, ठीक है। और जूल जो है ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। किसका? कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। और इसमें बच कौन रहा? किलोवाट आवर। तो विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई कौन है? किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित घटना किस नाम से जानी जाती है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कौन सी, ये जो जैसे ये आप आए यहाँ पे, मान लीजिए ये है, यहाँ से हमने ये किया और अगर रेखा ऐसे तिरछे जा रही तो इस घटना को आप क्या कहते हैं? ठीक है, अगर आज ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, मतलब एक सघन माध्यम से विरल या विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करती हैं तो किरणें तिरछी आपतित होने पर भी अपने मूल दशा से विचलित हो जाती हैं। इसे ही प्रकाश का क्या कहते हैं? ये दरअसल क्रिया ही क्या कहलाती है? ये क्रिया जो है ये अपवर्तन कहलाती है। मतलब विरल से सघन की तरफ आना या सघन से विरल की तरफ जाना ही क्या कहलाता है? आपका अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अपवर्तन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बहुत सारी चीज़ें, अपवर्तन जो तिरछी छड़ें दिखाई देती हैं या सिक्के का ऊपर उठा होना, तो वो सारी चीज़ें हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या भी है? जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन के अनुसार इस मुद्दे के कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन ये है मानव पशु संघर्ष, ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ऑप्शन सी है जंगल की आग, ऑप्शन डी है स्थानीय रोग। देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इसमें हम जो है परावैंगनी किरणों को, परावैंगनी
परावैंगनिक किरणों की बात कर रहे थे, जिसमें अवशोषण जो इनका होता है, ठीक है, ओजोन परत के द्वारा। तो बेसिकली इसकी बात कर रहे थे हम लोग। इसमें क्या, जैविक संरक्षण प्रकाशित एक अन्य अध्ययन के अनुसार इस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर विलुप्त हो जाएंगे। तो इसका जो इफेक्ट है, देखिए, मानव और पशु संघर्ष तो नहीं होगा, जंगल की आग से नहीं होता है, स्थानीय रोग से भी नहीं होगा, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब मानव पशु संघर्ष भी हो सकता है, जंगल में आग भी लग सकती है, स्थानीय रोग भी हो सकता है। तो बेसिकली आप ऑप्शन नंबर 20 को राइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है? वास्तविक और सीधी, आभासी और सीधी, आभासी और उल्टी। ऑप्शन डी है वास्तविक और उल्टी। बताइए सर इसमें क्या होगा, कैसे बनेगा फिगर? देखिए, अगर हम बात करते हैं, जब वस्तु को, जैसे मान लीजिए वस्तु को अनंत पर रख दिया जाता है और यहाँ पर उत्तल दर्पण, क्या यहाँ पर उत्तल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो हमेशा और हमेशा, जो यहाँ पे अगर कोई है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा और हमेशा सीधा व आभासी होगा, सीधा व आभासी होगा। देख लीजिए, आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ही बनता है, ठीक है, और उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी को बढ़ाया जाता है तो दर्पण से बने आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है। उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव के फोकस की ओर खिसकती जाती है। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, क्या भैया, भारत के प्रथम क्रिप्टोगैमिक गैर बीज वाले पौधे उद्यान का, गैर बीज वाले पौधे, क्रिप्टोगैमिक मतलब गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? बताइए इस क्या राइट आंसर होगा। देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन जो है ये आपके देहरादून में किया गया। देहरादून में किया गया, और देहरादून है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर तो सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ये सी हो जाएगा। इसमें लगाया क्या जाएगा? इसमें लगाया जाएगा लाइकेन, क्या लगाया जाएगा? लाइकेन, फर्न, कवक, ये सारी चीज़ें लगाई जाएंगी, ठीक है। लगभग 50 प्रजातियों का इसमें किया जाएगा। तो क्रिप्टोगैम में बीज रहित पौधे होते हैं, जैसे फेनोरोगैम में बीज वाले पौधे होते हैं। फेनोरोगैम को 2 पार्ट वर्गों में विभाजित किया था, जिम्नोस्पर्म एक बीजपत्री और एंजियोस्पर्म। तो बेसिकली उसकी बात हम जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में नहीं जाते हैं। हमसे छोटा सा प्रश्न पूछा गया था, हमने इसका जवाब दिया आंसर सी, उत्तराखंड में जो है क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। 18 नंबर चलते हैं। 18 नंबर क्या भी है, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? 120 दिन, 110 दिन, 130 दिन या 100 दिन? देखिए, हम लोग आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, मतलब अगर आप, जैसे हम लोग रक्तदान की बात करते हैं, कभी किसकी बात करते हैं? रक्तदान की बात करते हैं कि रक्तदान हम नहीं करेंगे, रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान आप कितने दिन में कर सकते हैं भैया? देखिए, हम लोगों को बताया जाता है कि जो लाल गाढ़ा स्वाद में नमकीन था, ये जो रुधिर है, जो अपारदर्शी भी होता है, ये हृदय तथा रुधिर वाहिनियों में होकर संपूर्ण शरीर में लगातार प्रवाहित होता रहता है। रुधिर के 2 अवयव हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु उसको बोलते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और तीसरी जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप देखते होंगे, जैसे अभी डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स घटती जाती है, तो उसका 3 पार्ट ये हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये होता है, ठीक है। अब जिसे पूछा जाता है आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है। क्या? इसका निर्माण जो है ये होता है अस्थिमज्जा में, ठीक है। और इसकी मृत्यु जो होती है, निर्माण तो यहाँ हो गया, अगर मृत्यु पूछें तो मृत्यु आपके जो है यकृत या प्लीहा में होती है। यकृत या प्लीहा में इसकी मृत्यु, इसलिए प्लीहा और यकृत को, प्लीहा और यकृत को आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं। आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं। बात क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेसिकली आपके 120 दिन तक रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि 4 महीने में बाद आप जो है रक्तदान कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आप कभी दिग्भ्रमित मत होइए, आपका वैसे भी 4 महीने बाद फिर से खून रिन्यूअल होना है, तो आप 4-5 महीने बाद देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया।
19 नंबर, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय, पीनियल ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि? बताइए सर इसमें क्या राइट आंसर होगा, किस ग्रंथि को हम जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसमें जो पीयूष ग्रंथि होती है, क्या इसमें पीयूष ग्रंथि, इसमें आप पीयूष ग्रंथि नाम सुने तो पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। हम पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि यदि ये पिट्यूटरी तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे ना। तो बेसिकली इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि, इसको इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में उपस्थित होती है। इसे सेल टार्सिका भी कहते हैं, ठीक है, इसको जो है सेल टार्सिका भी इसको कह देते हैं। बात क्लियर है? इसमें जो TSH हार्मोन, STH हार्मोन, GTH हार्मोन, FSH हार्मोन, LH हार्मोन, LTH हार्मोन, ADH हार्मोन जो है इससे स्रावित होता है। बेसिकली इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है, बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न से कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या असक्रिय नाइट्रोजन? बताइए बिजली के बल्ब में क्या भरते हैं आप? देखिए बिजली के बल्ब में आमतौर पर भरे जाने जो असक्रिय गैस है, इसमें सक्रिय गैस नहीं, असक्रिय गैस। अगर कभी आपको लिख के दे सक्रिय नाइट्रोजन और असक्रिय नाइट्रोजन, तो बेसिकली आप समझिएगा असक्रिय नाइट्रोजन, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, असक्रिय नाइट्रोजन। और अक्रिय गैस जो है आर्गन है, इसमें असक्रिय नाइट्रोजन और अक्रिय गैस नाइट्रोजन, ठीक है, अक्रिय गैस नाइट्रोजन में भरा जाता है। असक्रिय नाइट्रोजन को बल्ब में आग न लगने के लिए उपयोग किया जाता है। बात क्लियर है? तो बेसिकली आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। क्या भैया, क्वार्टज क्रिस्टल जो समानतः क्वार्टज घड़ियों में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से हैं सोडियम सिलिकेट, जर्मेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिश्रण, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम क्वार्टज क्रिस्टल की बात करते हैं तो बेसिकली जैसे जब आप देखते होंगे तो क्वार्टज क्रिस्टल जो है ये सामान्यतः क्वार्टज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होता है। रासायनिक रूप से जो है इसका जो नाम है, क्वार्टज घड़ियों में जो प्रयुक्त चीज़ें होती हैं इसका नाम ही जो है सिलिकॉनो डाइऑक्साइड है, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है SiO2। ये आपका जो है सिलिकॉनो फार्मूला जो है ये सिलिकॉन ऑक्साइड का है। बेसिकली इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें 21 का जो सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर को क्या भैया, ब्लैक फंगस का नैदानिकी क्लिनिक नाम क्या है? नखवता, म्यूकरमाइसिस, कर्माइकोसिस, त्वचीय कैंडियोसिस, टीनिया कार्पोरेट्स। बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए ब्लैक फंगस जो है ये नैदानिकी जो है, ब्लैक फंगस नाम का नैदानिकी नाम जो है म्यूकरमाइकोसिस, क्या म्यूकरमाइकोसिस है। यह भारत में कोविड-19 को उभरने वाले लोगों में ब्लैक फंगस नामक संक्रमण खतरा बढ़ गया था। देख रहे हैं आँख पे जो है, जैसे ये हम लोगों की आँख जो हुआ करती है, आँख, ब्लैक फंगस जो है ये आँख पर इफेक्ट करता था, आँख फूल जाती थी, कई लोगों की आँख फूट भी गई, ठीक है। ब्लैक फंगस उन लोगों को प्रभावित कर सकता है जिनका प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोना वायरस से क्षतिग्रस्त हो गई है, ठीक है। जैसे मुझे ही कोरोना हुआ था तो सारी चीज़ें क्षतिग्रस्त हुआ, जाहिर सी बात हुई है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो बचाव इसका साधन है, तो ऑप्शन बी इसका आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया 23 नंबर। 23 नंबर क्या है, 23 नंबर आपका है टेट्राएथिलेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? पेट्रोल आयोजक, अग्निशमन, मच्छर विकर्षक या दर्द निवारक? बताओ भैया किसके लिए होता है टेट्राएथिलेट का प्रयोग? TEL, ठीक है। इसका पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1923 में। कहाँ पे? गिब्स में। कहाँ पे? गिब्स में इसका प्रयोग किया गया था 1923 में, ठीक है। यह एक एंटीनॉक एजेंट के रूप में ऑटोमोटिव गैसोलीन में प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो बेसिकली इसका जो उपयोग होता है गैसोलीन आर जेट इंजन में एक एंटीनॉक एजेंट के रूप में किया जाता है। टेट्राएथिल लेड जो है ये त्वचा, फेफड़ों, जठरांत संबंधी मार्ग पर तेजी से अवशोषित कर लेता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पेट्रोल भी योजक हो जाएगा। आप जब पेट्रोल भरना जाए पेट्रोल टंकी पे तो वो ऑयल ऑफ विट्रियल जो है TEL मतलब टेट्राएथाइल लेड जो है इसकी जांच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। भैया क्या पूछा, मछलियों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, इक्थियोलॉजी, उसके बाद आपका फाइकोलॉजी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सबसे पहले हम बात कर लेंगे फाइकोलॉजी की। तो फाइकोलॉजी जो है ये बेसिकली शैवालों का अध्ययन है। क्या है, फाइकोलॉजी जो है ये शैवालों का अध्ययन है। किसका, शैवालों का अध्ययन है। फाइकोलॉजी जो है ये शैवालों का अध्ययन है। ठीक है, अब हम अगर बात करें किसकी, पोमोलॉजी की, तो पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, फलों का अध्ययन है। जो पोमोलॉजी है फलों का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। माइकोलॉजी जो है ये कवक का अध्ययन है। तो ये कवक हो गया, माइकोलॉजी कवक हो गया, पोमोलॉजी आपका फलों से संबंधित हो गया, और उसके बाद फाइकोलॉजी की बात करें शैवालों का जो है अध्ययन इसमें है। ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं इक्थियोलॉजी की, इक्थियोलॉजी जो है ये मछलियों के अध्ययन, मछलियों का अध्ययन जो है वो इक्थियोलॉजी कहलाता है। बात क्लियर है, क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी में ही मछलियों का अध्ययन किया जाता है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तंत्रिका, कोशिका, कोशिका या तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करें जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई जो है वो हमारी मतलब ये कह सकते हैं कि वो जो हमारी कोशिका है। ठीक है, कौन है, कोशिका है। उसमें अब कोशिका कई प्रकार की होती है, प्रीकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कई चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। बात क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी। इन 25 प्रश्नों के जोरदार प्रैक्टिस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे सप्ताह में एक दिन आपका सही आएगा, सप्ताह में एक बार आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।